थोड़ा प्रवचन इसमें भी रिकॉर्ड होने देते हैं। तो एक तो आपके लिए नया है और ऊपर से आप कभी पढ़े नहीं है, तो पढ़ेंगे घर पे तब ना होगा। उधर मत देखो, उधर सब चीज हो रहा है। तू बताओ कि तू काहे नहीं पढ़ता है? एकरा सबके समझे, एकरा सबके इंग्लिश के प्रॉब्लम है कनी, और तोरा कथी प्रॉब्लम है? हाँ, तोरा प्रॉब्लम है कुछ? कथी प्रॉब्लम? नहीं समझ में आता है? क्या नहीं समझ में आता है? इंग्लिश समझ में नहीं आता है? झूठ बोलेगा क्या? विद्या का नहीं समझ में? तू खा लो, हम मान लेंगे कि तुमको नहीं समझ में आता है। आप ये बताओ ना, नहीं पढ़ के आए थे, अगर इंग्लिश नहीं समझ में आता है, दिलीप जैसा को बुलाएगा, हाँ सब इंग्लिश समझ में आ जाएगा तुरंत। चलिए अब फिर से आपको हम रिकॉर्ड कर देते हैं 2 मिनट के अंदर कि हम लोग क्या पढ़े थे। देखिए प्रीवियस क्लास में हम लोग मियोसिस के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में? मियोसिस के बारे में। आप मेरे साथ धीरे धीरे बोलते रहिएगा, पीछे पीछे बोलते रहिएगा, तब समझ में आता है। नहीं समझ में आता है भूल जाते हैं आप लोग, समझे? तो हम प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे? मियोसिस के बारे में। किसके बारे में? मियोसिस। मैंने बताया था आपको कि मियोसिस जो होता है सेल डिवीजन का ऐसा टाइप होता है जिसमें 4 सेल बनते हैं। कितने सेल बनते हैं? 4 सेल। इसके बारे में एक इंपोर्टेंट बात मैंने ये भी बताया था कि मियोसिस जो होता है उसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडक्शनल। रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। अगर मान के चलते हैं कि एक सेल में 16 क्रोमोसोम है तो मियोसिस के बाद कितना हो जाएगा? 8। अगर 32 है तो, अगर 46 है तो। इससे आपको समझ में आता है कि जो मियोसिस है उसको रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। चलिए इतनी बात पता है। मियोसिस में एक सेल से कितने सेल बनते हैं? 4 सेल बनते हैं। कितने सेल बनते हैं? 4। और वो जो 4 सेल बनेंगे वो पूरे हैप्लॉइड बनेंगे। क्या बनेंगे? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, जिसके पास एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम हो उसको हैप्लॉइड कहते हैं। और बायो में हैप्लॉइड को ऐसे बताया जाता है एन करके। जैसे हम लोग चावल या दाल या कुछ खरीदने जाते हैं तो हम कहते हैं ना 1 केजी चावल दीजिए, नहीं कहते हैं क्या? दूध खरीदते हैं बोलते हैं 1 लीटर दूध दीजिए, नहीं। तो ये सब खरीदने का एक मेजरमेंट है। ऐसे ही जो हैप्लॉइड सेल का सिंबल है, जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, उसको एन कहते हैं। और डिप्लॉइड सेल को रिप्रेजेंट करने के तरीके को 2n कहा जाता है। ठीक है, इतना चीज हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। इसके बाद मैंने ये बताया था कि मियोसिस जो होता है वो 3 टाइप का होता है। कितने टाइप्स का? एक होता है जाइगोटिक मियोसिस, एक होता है स्पोरिक मियोसिस और एक होता है गैमेटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस ऐसे मियोसिस को कहते हैं जो किसमें होगा? जाइगोट में होगा। तो जाइगोट किसे कहते हैं सर? तो आप तो रिप्रोडक्शन चैप्टर में जब 12th क्लास में आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे उसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि जब स्पर्म जो गैमेट है और ओवम जब मिलता है तो क्या बनाता है? जाइगोट। कहने का मतलब कि जाइगोट किससे मिलकर बना है? स्पर्म और ओवम से। ये स्पर्म और ओवम जो है ये भी एक सेल है। क्या है? सेल है। और जाइगोट भी एक सेल है। अंतर ये है कि स्पर्म और ओवम जो है हैप्लॉइड सेल है, जबकि जाइगोट जो है डिप्लॉइड सेल। क्या बताया सेल क्या होता है? हमको लगा कोई पूछ रहे कि सेल क्या होता है। चलिए अब हमारे पास एक जाइगोट है। जाइगोट के बारे में कहा जाता है कि इसमें जब मियोसिस होगा तो ये हैप्लॉइड सेल बनाएगा। जैसे जाइगोट में मियोसिस होगा तो हैप्लॉइड सेल बनेगा। अब क्या बनेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। जाइगोट से ऐसा समझ लीजिए कि जाइगोट में जब मियोसिस होगा तो कैसा सेल बनेगा? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब एन और डिप्लॉइड मतलब 2n। चलिए इसके बाद हम पढ़े स्पोरिक मियोसिस। स्पोरिक मियोसिस कहने का मतलब ऐसा मियोसिस जो किसमें होगा? स्पोर मदर सेल में। इसको SMC भी बोला जाता है और इसको PMC भी बोला जाता है। पोलन मदर सेल और स्पोर मदर सेल। ठीक है, तो ऐसा मियोसिस जो किसमें हो? स्पोर मदर सेल में या पोलन मदर सेल में हो उसे क्या कहते हैं? स्पोरिक मियोसिस कहा जाता है। जैसे हम एग्जांपल के रूप में अगर स्पोर मदर सेल ले यहाँ तो इसमें जो मियोसिस होगा तो यहाँ से क्या बनेगा? स्पोर बनेगा। अब हम जानते हैं कि मियोसिस में जो भी सेल बनते हैं वो हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड होता है? हैप्लॉइड होता है। तो स्पोर मदर सेल से जो सेल बनेगा वो कैसा होगा?
हैप्लॉइड होगा, इसमें किसी को दिक्कत? चलिए इसके बाद पोलर मदर सेल देखते हैं। तो पोलर मदर सेल भी डिप्लॉइड है एक तरह से, इसमें भी मियोसिस होगा तो क्या बनेगा? पोलन ग्रेस बनेगा या हैप्लॉइड सेल बनेगा। थोड़ा देर के लिए आप इसको भूल जाइए और ये सोचिए कि जब भी मियोसिस होता है डिप्लॉइड सेल में तो हैप्लॉइड सेल ही बनता है, डिप्लॉइड नहीं बनता है। हैप्लॉइड सेल ही बनना है क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा, अगर डिप्लॉइड हो जाएगा तो दुगुना हो जाएगा ना। अगर डिप्लॉइड सेल ही बनेगा, मान के चलिए 46 में मियोसिस होने पर डिप्लॉइड ही बनेगा, तो रिप्रोडक्शन के केस में ये फादर से आएगा और एक मदर से आएगा, तो 46 46 92 हो जाएगा, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर 92 क्रोमोसोम हम लोगों में होगा तो आदमी की तरह हम लोग दिखेंगे? आदमी नहीं रहेंगे अपने लोग, अपना लोग कुछ और बन जाएंगे। वो क्या बन जाएंगे हमको नहीं पता है, लेकिन आदमी नहीं रहेंगे इतना पता है, समझे? आदमी होने के लिए 46 क्रोमोसोम होना चाहिए हमारे सेल में। 46 क्रोमोसोम से एक क्रोमोसोम पीछे है या एक क्रोमोसोम आगे है तब फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना ज्यादा बढ़ना ज्यादा वेरिएशन कॉज करेगा, ज्यादा वेरिएशन लाएगा, ठीक है? तो इससे आदमी होने का कैरेक्टर नहीं बताया जाएगा, ठीक? इसके बाद क्या ये अब पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं आदमी में। अब आदमी में जब 92 क्रोमोसोम हो जाएगा तब देखते हैं क्या बनेगा। एक ऊपर नीचे होगा तो डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम हो जाता है, बाल गायब हो जाता है, नाखून नहीं, मतलब ये जो उंगली है उसका ग्रोथ नहीं होता है, डेवलपमेंट नहीं होता है, 5 की जगह 6 हो जाता है, समझे? ये सब टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम का ये सब ये मतलब कैरेक्टर है। ये क्रोमोसोम नंबर मतलब कम या ज्यादा होने से, क्योंकि जितना भी कैरेक्टर होता है वो डीएनए के पास होता है कि नहीं बताइए? आपके अंदर जो भी कैरेक्टर, जो भी गुण दिख रहे हैं वो डीएनए के पास स्टोर होता है। जैसे आपका हाइट, आपका कलर, फेस का कलर, बाल का कलर, आंख का कलर, नहीं, सभी चीज आपके डीएनए ही डिसाइड करता है, क्योंकि डीएनए के पास जीन होता है और डीएनए कहाँ होता है? क्रोमोसोम में होता है। आपको पता है ऐसे कर एक्सपोर्ट का हो जाता है, तो मतलब जब जितने भी कैरेक्टर्स है वो डीएनए के पास होता है। अगर डीएनए में कुछ गड़बड़ी होगा या क्रोमोसोम में कुछ गड़बड़ी होगा तो कैरेक्टर हमारा पहले जैसा दिखेगा? नहीं दिखेगा। इसीलिए जो डीएनए या क्रोमोसोम में जो मतलब कम या ज्यादा होता है उसके कारण हमारा कैरेक्टर भी बदल जाता है, समझे? किसी का देखोगे मतलब बाल गायब पहले से ही, बचपन से ही बाल गायब रहता है, बाल मतलब होता ही नहीं है उसको, जबकि मैमेलियन कैरेक्टर है कि स्किन पर बाल होना चाहिए, ठीक है? मैमेलियन कैरेक्टर है ये कि हेयर होना चाहिए ऑन द स्किन। अगर हेयर नहीं है ऑन द स्किन तो मैमेलिया में नहीं आता है, समझे? ऐसा मतलब साइंटिस्ट लोग ऐसा कहते हैं कि हेयर ऑन द स्किन इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ मैमेलियन, समझे? तो ये सब कुछ है, ये सब आपको पढ़ाया जाता है 12th क्लास में। जब जेनेटिक्स पढ़ते हैं ना आप लोग, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये सब जो पढ़ते हैं, क्या एनिमल किंगडम में टर्नर सिंड्रोम होगा? वो नहीं, वो मैमेलियन, हाँ मैमेलियन वाला कैरेक्टर होगा, बिल्कुल मैमेलियन वाला कैरेक्टर तो होगा ही। हम बात किए टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम की, जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं, क्रोमोसोम नंबर कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है। इसे आपको 12th क्लास में समझाया जाता है, समझे? गैमेटिक मियोसिस के बारे में, अच्छा आप लोग को यहाँ दिक्कत हो रहा होगा पोलन ग्रेन्स के बारे में, नहीं? पोलन ग्रेन्स का नाम सुने हैं आप लोग? जब 12th क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ेंगे, सबसे पहला चैप्टर, हालांकि वो पहला चैप्टर नहीं है, नए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो पहला चैप्टर है, पुराने वाले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो दूसरा चैप्टर है, ठीक है? तो जो नए टीचर है, क्या हाँ, तो जो नए टीचर है वो पुराने एनसीईआरटी को इग्नोर करके नए एनसीईआरटी के पैटर्न पे चलते हैं, तो पहला चैप्टर उसको मान के चलते हैं, लेकिन वो पहला चैप्टर नहीं है, सेकेंड चैप्टर है, ठीक है? क्योंकि हमारा बिहार बोर्ड कभी नहीं ऐसा कहता है कि हमने इस सिलेबस को डिलीट किया है या हमने इस चैप्टर को डिलीट किया है। सभी चैप्टर पढ़ना पड़ता है। बिहार बोर्ड कभी मतलब डायरेक्टली नहीं कहता है आपको कि इस चैप्टर से नहीं पूछेंगे, उस सभी चैप्टर से पूछेगा। उस एनसीईआरटी से डिलीट हुआ है सिर्फ सीबीएसई के लिए, आईसीएसई के लिए और अदर स्टेट बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए डिलीट नहीं हुआ है। तो ऐसा मान के नहीं चलिएगा कि एनसीईआरटी में जो नहीं है, एनसीईआरटी में जो हटा दिया गया है वो नहीं पूछेगा, पूछेगा। बिहार बोर्ड तो पूछेगा, नीट में हो सकता है नहीं पूछेगा, सीयूईटी के एग्जाम हो सकता है नहीं पूछेगा, पैरामेडिकल में हो सकता है नहीं पूछेगा, या सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड नहीं पूछेगा, लेकिन बिहार बोर्ड पूछेगा।
फिर बिहार बोर्ड कभी सिलेबस डिलीट नहीं करता है, कोई कुछ भी नहीं, समझिए। सीबीएसई वाला क्या कहता है, हाँ जब चैप्टर डिलीट है तो इसमें से नहीं पूछेंगे, लेकिन बिहार बोर्ड वाला ऐसा नहीं करता है। पता चल रहा है? चलिए ये वो भी एनसीईआरटी से ही होता है ना? क्या उसका भी साइंस वाला एनसीईआरटी बुक से ही होता है क्वेश्चन वगैरह। साइंस वाला मतलब बिहार बोर्ड जो सवाल पूछता है वो कह रहे हैं, बिहार बोर्ड जो सवाल पूछता है वो एनसीईआरटी से पूछता है, लेकिन मान लीजिए नया एनसीईआरटी इस बार, हाँ उसके बेस पे ही चलता है, लेकिन पूरा तरीके से नहीं चलता है। हाँ मतलब आर्ट्स में भी आर्ट्स कॉमर्स का नहीं पता, लेकिन साइंस में ऐसा पता है कि साइंस में पूछ देता है कभी कभी, ठीक है। अब ऐसा नहीं मान के चलेंगे कि नया एनसीईआरटी तो एक चैप्टर डिलीट है तो वो चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। जी सर। पिछला बार का बात बता रहे हैं, पिछला बार अभी 12th क्लास में अभी 12th क्लास में पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म डिलीट कर दिया है एनसीईआरटी, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या सोचता है कि एनसीईआरटी से ये रिमूव हो गया तो नहीं पूछेगा, लेकिन पूछता है 5 गो क्वेश्चन पूछा है उससे, 5 गो क्वेश्चन पूछा है। जी सर। अरे 5 नंबर का नहीं, एक नंबर का दो पूछा है, इसके बाद 2 नंबर का पूछा है। हाई वेटेज वाला चैप्टर है नहीं, कभी कभी मतलब एग्जामिनर का मन होता है ना कि इस चैप्टर से ही पूछ देते हैं, स्टूडेंट तो नहीं पढ़ता होगा तो पूछ देते हैं। अरे एग्जामिनर का माइंड थोड़ी आप पढ़ने जाएंगे, कभी कभी आपको ऐसे चैप्टर से पूछ दिया जाएगा ज्यादा सवाल जिस चैप्टर का कोई वेटेज नहीं होता है, सिलेबस नहीं देता है। नहीं सिलेबस नहीं देता ज्यादा, आपको सिर्फ ऐसे बता दिया जाएगा हाँ 10 नंबर, इसमें प्रीवियस ईयर के एनालिसिस पे आपको पता लगाना पड़ता है। सिलेबस एक बार जारी नहीं करता बिहार बोर्ड, और नहीं ना आपको कहेगा, सीबीएसई की तरह नहीं कहेगा ये टॉपिक पढ़ लो, सीबीएसई नहीं होता है ये टॉपिक पढ़ लो इससे क्वेश्चन आएगा, वो तो टॉपिक का नाम भी बता देता है। अरे आता है, ये आता है, क्या बात करते हो, आता है, सीबीएसई से एग्जाम दिया आता है तो पहले का सिस्टम था नहीं आता है। मतलब कुछ नहीं हो रहा ट्रांसजेंडर है। में कितना क्रोमोसोम होता है? रिजल्ट ट्रांसजेंडर में कितना क्रोमोसोम? ट्रांसजेंडर में होता है XXO। देखा पढ़ते हैं आप? पढ़ते आ रहा क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ हाँ XXO होता है। गायब होता है, देखो Y वाला गायब होता है। अरे अच्छा है। वो कहने का मतलब एक क्रोमोसोम बहुत सारा टाइप का होता है, XX होता है, XY होता है, XO होता है। मेल फीमेल के पास 2 ही रहता है, सुनिए। हाँ लेकिन हम क्या बताएं आपको कि एक क्रोमोसोम कम हो सकता है और ज्यादा हो सकता है। XY में क्या होता है, एक क्रोमोसोम कम हो जाता है तो इसको 0 मान के या O मान के चलते हैं, वही इंक्लूड हो जाता है इसमें, ऐसा होता है, अपने आप डिलीट हो जाता रहता है। आपको हम जब आप क्रोमोसोम के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं ना मॉलिक्यूलर बेसिस में आपको डीएनए के बारे में पढ़ाया जाता है, तो डीएनए के बारे में जब पढ़ाया जाएगा तो क्रोमोसोम के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, उसमें आपको बताया जाता है कि क्रोमोसोम कम हो जाए ज्यादा हो जाए, ट्रांसजेंडर वाला केस क्या है, ठीक है। किसी का होना चाहिए फिर तो वो तो पूरी तरह से फीमेल भी नहीं होना। पूरी तरह से तो ट्रांसजेंडर को सब पूरी तरह से फीमेल रहता है। वही तो बोल रहे थे यार, जब वाई अगर नहीं है 0 है वाई की जगह तो एक्स की जगह भी 0। नहीं ऐसा नहीं होता है, यही केस होता है। इसमें बताया जाता है कि फीमेल वाला कैरेक्टर उसमें ज्यादा दिखता है, इसलिए ट्रांसजेंडर में आप गौर कीजिएगा फीमेल वाला कैरेक्टर ज्यादा दिखता है उसमें। नहीं विश्वास होता तो एक बार ट्रेन में सफर कर लेना, पता चल जाएगा। अरे वो नहीं है, वो अच्छे के साथ जो रहता है नचनिया वो नहीं है, उसको देखते हो कैसा करता रहता है, लेकिन वो ट्रांसजेंडर नहीं है, लेकिन लगता रहता है कि ट्रांसजेंडर है। क्या है स्कूल जाने का? चलिए क्या पूछ रहे हैं आप? पूछ रहे क्या? आप पूछिए ना। तो सर XY दिए हैं उसमें प्लस कोई कुछ ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा? क्या प्लस करेंगे आप? Y प्लस करेंगे, X से प्लस करेंगे। X से प्लस XY में क्या X प्लस करोगे? मेल का भी कैरेक्टर हाफ दिखेगा, फीमेल का कैरेक्टर भी हाफ दिखेगा, क्या प्लस करके कहना चाहते हो? नहीं, क्या मतलब प्लस में क्या कहना चाहते हो? मतलब इसका नाम जो वही रहेगा। हम लोग का 12th क्लास आने वाला है, अभी खत्म नहीं हुआ। क्रोमोसोम को बना सकते कि जेनेटिक होता है, क्रोमोसोम नंबर को जीन ट्रांसप्लांट की मदद से बोले सर, मतलब X को बढ़ाए Y को बढ़ा सकते हैं, Y को बढ़ा सकते हैं, X तो कांस्टेंट है ना, X तो कांस्टेंट रहते हैं। हाँ
जीन से होता है। जीन से ही होता है। हम बोले तो आपको कि जीन ट्रांसप्लांट नाम का एक मेथड होता है जिसमें अगर वाई क्रोमोसोम को बढ़ाना है तो उसमें वाई क्रोमोसोम में जितने भी जीन होते हैं उसको बढ़ाना पड़ता है। एक्स वेरिएबल कहाँ है? फीमेल में वेरिएबल है क्या? वाई वेरिएबल है। एक्स कहाँ वेरिएबल है? एक्स तो फिक्स है कि एक्स आना ही आना है, चाहे जो जैसे भी आए। लेकिन एक्स वाई में क्या फिक्स है? इसमें एक्स भी आ सकता है, वाई भी आ सकता है, तो वाई वेरिएबल हुआ ना। सर वाई क्रोमोसोम में लड़का नहीं होगा ना? अरे चुपचाप रहो रे। क्या बोला रे? वाई क्रोमोसोम में लड़का नहीं होगा ना? नहीं होगा। मतलब क्या कहना क्या चाहते हो बताओ? नहीं होगा। तो सबको मालूम है कि वाई क्रोमोसोम अगर नहीं रहे मेल में तो मेल बेबी नहीं होगा, सिर्फ फीमेल बेबी होगा। फीमेल। हाँ, इसमें क्या है रॉकेट साइंस? उसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? सब समझता है कि नहीं बताओ? चलिए, आप लोगों का क्वेश्चन खत्म हो गया हो तो हम बढ़े। गैमेटिक मियोसिस के बारे में बताया कि ऐसा मियोसिस जो गैमेट में होता है उसको गैमेटिक मियोसिस कहते हैं। इतना क्लियर है तो बताइए। देखिए, हम अभी भी कह रहे हैं, घर पे जाके आप नहीं पढ़ेंगे, एक बार अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। बोल रहे बार बार हम ये चीज बोल रहे हैं, ये आपके लिए नया है, आपके लिए पुराना नहीं है। ये कभी पर माइटोसिस मियोसिस के बारे में ऐसा कभी पढ़े हैं? ज्यादा नहीं पढ़े होंगे क्योंकि पिछले क्लास में दिया ही नहीं होगा, ज्यादा नाम दिया होगा लेकिन इसके बारे में दिया नहीं होगा कि जाइगोटिक मियोसिस क्या होता है, स्पोरिक मियोसिस क्या होता है, पोलन ग्रेन होता है जो फट के पूरा। हाँ, वही फंजाई में जो होता है, फंजाई में जो होता है। प्लांट में भी स्पोर लगा हुआ है। हाँ, प्लांट में स्पोर, स्पोरेंजियम जो होता है उसमें से स्पोर निकलता है। ठीक है, जब उसको फैलोइड कंडीशन मिलता है। चलिए, इतना तक किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत है फ्लो चार्ट बनाइए। वो फ्लो चार्ट समझते हैं? नहीं समझ? एगो फ्लो चार्ट बनाइए। तो माइंड में उसको बनाएंगे वो। माइंड हमरा नहीं बनाने आता वो सब। आप बनाइए। नहीं, हम उसका यूज नहीं करेंगे। सर बता दीजिए ना, उसको भी लाते हैं। अरे हम अच्छा से बताएंगे, एकरा यूज करते हैं तो हम अपने पागल हो जाते हैं। क्या करना क्या नहीं पता नहीं चलता। सीख लेंगे हम, डोंट वरी। आप पहले लिखिए। आज हमको क्वेश्चन करवाना है थोड़ा, क्योंकि कल हम क्वेश्चन नहीं करा पाए। देखिए, सिर्फ पढ़ने से, सुनिए हम ये भी कह रहे हैं, सिर्फ पढ़ने से आपको समझ में आने से नहीं होगा, क्वेश्चन भी बनना चाहिए। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो जितना भी समझे उसका कोई वैल्यू नहीं है। थोड़ा देर के लिए तो तुम लोगों को लगेगा कि मास्टर कहीं क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, पढ़ाने नहीं होता है, टाइम पास कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन नहीं बना होगा तो नहीं होगा। ये हम बता रहे हैं, और तुमको क्वेश्चन ही बनाना है। पागल है रे, थोड़ा समझे नहीं सुधरेगा तो समझ गया, जाओ जैसे रहना है। हम पास आ गए। आगे भी पीरियड में ऐसे होता है। हम कैसे पास आ देंगे जी? हमको तो पास आने का टेंडर लिया है कि हम पास आ देंगे। आप सुधार मेरे कैसे? को आता नहीं है। अच्छा, ये जो हम बना रहे हैं वो क्या बना रहे हैं? ये न्यूक्लियस है छोटा सा, समझे? समझे कि नहीं?
क्या हो रहा है? नहीं तू लास्ट में ऐसे का है नोट करता रहता है, मुंह में लगता है ये। यहाँ लिख लेते हैं फिर नोट करेंगे। कुछ समझ रहा है क्या करेंगे? समझ में आता है, पढ़ेंगे तो समझ में आए, नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आए। आता है हाँ रे समझ गए, तो हम मत समझाओ। हम भी देखते रहते हैं। क्या क्या बोले? अच्छा बोलते हैं। आफ्टर क्लियरिंग CLEARING कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं आप लोग के लिए। हम क्वेश्चन कुछ लाए हुए हैं, जो क्वेश्चन आप कर लेंगे ऐसा हम मान के चलते हैं, कर लेंगे आप लोग। ये क्वेश्चन आपको NCERT के लाइन से है, समझे? आप NCERT का लाइन पढ़ेंगे तो उस NCERT के लाइन में ये वाला स्टेटमेंट सब आपको मिल जाएगा। लेकिन NCERT तक खरीदे तो नहीं होंगे, खरीदे हो तो कहाँ लाए? भारी लगता है ना सब। कैसे भारी लगता है? NCERT का बुक कोनो भारी लगेगा किसी को? आज तक किसी को भारी नहीं लगा NCERT को। इतना सारा नोट्स है। कितना सारा नोट्स लेके आती है? तीनों को तो नोट्स लेके आती होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। NCERT का बुक किसी को भारी लगा है आज तक क्या? तो इतना पतला बुक होता है क्या? FFT का बुक में बड़ी मस्त होता है NCERT, चाहे बोलता है इतना पाता है। नहीं होता क्या है, NCERT मतलब लिखता बहुत कंसाइज फॉर्म है ना, इसीलिए उसका बुक जो है मोटा नहीं आता है, वो चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करता है, चीज़ों को कंसाइज फॉर्म में बताता है, इसीलिए ऐसा होता है। और दूसरा बुक जो है क्या करता है, एक ही स्टेटमेंट को बार बार समझाता है, बार बार समझाता है। एक मतलब एग्जाम्पल से, दूसरे एग्जाम्पल से, तीसरे एग्जाम्पल से, चौथे एग्जाम्पल से। ये क्यों बनाया डायग्राम? ये वाला 4 को नहीं बनेगा, इससे 2 बनेगा, इससे 2 बनेगा। पहले क्यों बनाया था बहुत? ये वाला पहले कहाँ बना लिए? 4 को तो नहीं बनाए होंगे। ये 4 का हैप्लॉइड सेल वाला बनाए हैं क्या? कोशिश का है। वही तो कह रहा है, 4 को नहीं बनाए होंगे। इतना गोल गोल बनाए कि
गोले गोल तो बनाते हैं। पूरा कॉफी का गोल गोल बनाते हैं। चलिए लिख लिए क्या? बहुत देर से लिखते हैं, बहुत देर तक लिखते हैं आप। नहीं हुआ? चलिए सुनिए, तो यहाँ कोई रॉकेट साइंस वाला चीज हम नहीं बताया है कंसेप्ट। ये वाला कंसेप्ट आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। मियोसिस के बारे में हम आप लोगों को बताएं कि मियोसिस में एक सेल से कितने सेल बनते हैं? 4 सेल बनते हैं, 2 नहीं 4। कितने बनते हैं? 4 बनते हैं। थोड़ा सोच समझ के बोलिए। अब एक सेल है हमारे पास, इस सेल, ये सेल डिप्लॉयड है तो इसमें क्रोमोसोम कैसा होगा? 2n होगा। और डिप्लॉयड में कैसा डीएनए कंटेंट होता है? 2c होता है। सर आप बार-बार डीएनए कंटेंट क्यों बताते हो? क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है, इसीलिए हम डीएनए कंटेंट बताते हैं। जब भी क्रोमोसोम का नाम आएगा, डीएनए का नाम आएगा, जीन का नाम आएगा। बिना डीएनए का क्रोमोसोम नहीं हो सकता है, ठीक है? क्रोमोसोम है तो डीएनए भी है उसमें, इसीलिए हम डीएनए का कंटेंट भी यहाँ लिख दिए हैं। समझे? चलिए, अब इस सेल में मियोसिस फर्स्ट होगा। अब ऐसा तो आप लोग नहीं ना सोच रहे हैं कि सर मियोसिस फर्स्ट हुआ, उसमें भी माइटोसिस हुआ था, तो इंटरफेज सब कहाँ इसमें बता रहे हैं? ये सब नहीं सोच रहे हैं। इंटरफेज हो गया होगा तभी मियोसिस हुआ होगा ना। सेल डिवीजन तो बाद में होता है। पहले सेल में क्या होता है बताओ? G1 होता है, S होता है और G2 होता है, उसके बाद M न होता है। वहां M माइटोसिस के लिए था, यहाँ M किसके लिए है? मियोसिस के लिए है। तो ये चीज हो गया होगा तब ना मियोसिस चालू हुआ होगा, कि पहले ही मियोसिस हो गया होगा इसमें। तो ऐसा नहीं ना सोचते हैं कि सर ये वाला चीज कहाँ बता रहे हैं, ये वाला चीज सेम होता है सब में। पहले आपका G1 में जो हो रहा था वो होगा, S में जो हो रहा था वो होगा, G2 में जो हो रहा था वो होगा, सिर्फ M फेज में अंतर होगा। उसमें 2 बन रहा था, इसमें 4 बन जाएगा। इसको माइटोटिक फेज बोलते हैं। इसको माइटोटिक फेज बोलते हैं, उसको मियोटिक फेज बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे नहीं समझ में? ए चश्मेश, नीचे काहे देख रहे हो? थोड़ा बहुत पीटेंगे हम, सही में कह रहे हैं। बार बार हम बोल रहे हैं कि समझ में आ रहा है, नहीं बोलेगा ये, अभी नहीं बोलेगा समझ में आ रहा है। अब जब मतलब पूछेंगे नहीं आए थे हमको समझ में नहीं आ रहा है कुछ। इतना जो हम चिल्ला चिल्ला के बताते, उछल उछल के जो बताते रहते हैं, तो क्या करोगे? इस सब का फायदा उठाओगे ना। चलो, तो मियोसिस पहला होगा तो क्या बनेगा? 2 सेल बनेगा। अब यही नहीं रुकेगा मियोसिस। मियोसिस 2 स्टेप में होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। अब इससे 2 बनेगा और इससे भी 2 बनेगा, तो 4 सेल बन गया। यहाँ से क्या क्लियर होता है कि एक सेल से मियोसिस में कितना सेल बनता है? 4। और वो 4 सेल कैसा होता है? डिप्लॉयड की हैप्लॉयड? हैप्लॉयड, इसीलिए लिखे 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल। इसी को लैंग्वेज में लिख दिए कि हेयर, यहाँ when cell will undergoes into meiosis, जब सेल मियोसिस में जाता है, आफ्टर क्लियरिंग द इंटरफेज क्लियर करने के बाद इट विल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल। पहले ये 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता है, पहले 2 बनता है मियोसिस फर्स्ट में, इसके बाद मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होने पर 4 हैप्लॉयड सेल बन जाते हैं। ये लैंग्वेज में किसी को दिक्कत है? क्या कहते रहते हैं कि सर लैंग्वेज में बड़ा दिक्कत है। कितना क्लियर लैंग्वेज लिखे हुए हैं, इसमें किसी को दिक्कत है क्या? और उसके बाद देखिए 4 हैप्लॉयड सेल के पास कैसा क्रोमोसोम होगा? सिंगल सेटअप क्रोमोसोम। मान लीजिए इसमें हम ऐसा क्रोमोसोम बना रहे हैं, ठीक है, डबल सेटअप क्रोमोसोम बना रहे हैं, तब इसका रेप्लिकेशन हुआ होगा, फिर बना होगा ऐसे, ठीक है। अब ये डिवाइड करके 2 आ गया होगा, फिर 2 से 1 बना होगा, सब में गया होगा, ऐसे डिवाइड किया होगा। ये क्रोमोसोम नंबर के बेसिस पर हम बताएंगे आप लोग को कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक। इतना समझ में आ रहा है? सो बताइए पहले, समझ में आ रहा है? इतना नहीं समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? कुछ क्या नहीं समझ में आता रे? आज तकला को एला लगला करे छी हम पागल छियै। अगला कहीं का अपनो पागल होगा, हमको भी पागल करेगा, बहुत जल्दी पागल होंगे हम। रिकॉर्डिंग में सब चीज रिकॉर्ड होता होगा। क्या संतोष सर की तरफ संतोष सर
चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, नहीं तो टाइम पास हो जाएगा। लिखिए तो क्वेश्चन लिखिए तो, करेक्ट स्टेटमेंट आपको ढूंढना है। एक ही क्वेश्चन है। इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है कि कौन सही है। ध्यान से पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा कौन स्टेटमेंट सही है।
क्या? ऑर्डरिंग के बाद क्या लिखा है? मैनर 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 लिखे हैं। हो गया सर, दोनों का ठीक। बताइए, दोनों का डी। सब बना लिए? गलत क्यों होना चाहिए? सुनिए, गलत क्यों होना चाहिए? इस क्लास के बाद आपको करना ऊपर में जाना है। व्हाइट बोर्ड वाले कुछ दिन क्लास वाले जाना पड़ेगा, ऊपर में बैठना पड़ेगा व्हाइट बोर्ड वाले क्लास। एक जगह कंप्यूटर, एक जगह नहीं यार हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा सर? 5 मिनट। ये बना लिया? क्या हो गया आंसर? कौन का डी होगा? तो डी पहला दूसरा में से कौन का डी होगा? दोनों का डी होगा। रीजन पूछेंगे क्यों डी होगा? नहीं पता। बता दोगे ना? ए रे मोबाइल, तुमको डर नहीं होता है रे? डर होता है कि नहीं, सो बताओ। क्या होगा पहला का आंसर बताइए तो? करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। करेक्ट मतलब होता है इसमें से सही कौन सा है। नहीं, आप लोग प्रीवियस वाला क्लास अटेंड किए होंगे तो आप लोग को पता होगा कि इसमें से कौन सा सही है। जो प्रीवियस वाला क्लास अटेंड नहीं किए होंगे, जो उसका नोट्स कंप्लीट नहीं होगा, उसको नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये प्रीवियस वाला क्लास से रिलेटेड है सब। चलिए पहला पढ़िए तो टिपिकल। अरे सुनो आप, अब कौन है तो सुनो सब। पहला सुनिए, पहला ऑप्शन टिपिकल यूकैरियोट सेल इज ह्यूमन सेल। कह रहा है कि यूकैरियोट सेल जो है ह्यूमन सेल है, अपना लोग का सेल, which divides twice in 24 hours। क्या सही है? 24 घंटा में 2 बार डिवाइड करता है हमारा सेल। क्या एक ही बार डिवाइड करता है? तो यहाँ 1 होगा। ठीक है, तो गलती हो गया, हमको करेक्ट ढूंढना है। बी देखिए, ड्यूरेशन ऑफ सेल वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म बट नॉट टू सेल टू सेल। क्या ये ऑर्गेनिज्म मतलब अपना लोग का सेल साइकिल ड्यूरेशन अलग है और दूसरे का भी अलग है? क्या ये सेल पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है? सेल पर भी डिपेंड करता है। ऑर्गेनिज्म अलग हो गया तो सेल भी अलग हो गया ना। ठीक है, चलिए
ईस्ट सेल साइकिल ड्यूरेशन इज 90 आवर्स। क्या इस ईस्ट सेल का सेल साइकिल 90 आवर्स होता है? 90 मिनट्स होता है। क्या बच्चा लोग तेज है। चलो इधर देखो, सेल साइकिल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इंटरफेज और एम फेज। क्या सेल साइकिल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? इंटरफेज और एम फेज। आप बताएंगे, पढ़ता है ना? बताओ इंटरफेज में कितना पार्ट्स होता है? 3 गो पार्ट्स होता है। कितना? G1 S और G2। तो ये सही हो जाएगा। करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से ढूंढना है। एम फेज स्टार्ट्स विद साइटोकाइनेसिस एंड एंड विद कैरियोकाइनेसिस। क्या ये सही है? नहीं। इस ये स्टेटमेंट कह रहा है कि आप माइटोटिक फेज में ये क्या ये पढ़े कि पहले साइटोकाइनेसिस होता है, इसके बाद कैरियोकाइनेसिस होता है। क्या पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन, उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो ये गलती हो जाएगा। इंटरफेज इज रेस्टिंग फेज, सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन। क्या इंटरफेज रेस्टिंग फेज कहा जाता है इंटरफेज को जिसमें सेल प्रिपेयर करता है? बिल्कुल सही है। नोट्स उल्टा के देखिए आप, नोट्स में हम दिखाए होंगे इंटरफेज को रेस्टिंग फेज कहा जाता है और इसमें सेल अपने आप को तैयार करता है डिवीजन करने के लिए। बाहर रहो अभी, अंदर नहीं आना है। हम सब नहीं पढ़ रोके हम थोड़ी है पढ़ना रहे। चलिए इंटरफेज को रेस्टिंग फेज कहा जाता है, ये सही है। इंटरफेज को डिवाइड किया जाता है G1 S और G2 में, ये भी सही है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होता है? B एंड C। अच्छे से घर पे जाके इसको नोट कीजिएगा, पढ़िएगा। ठीक है।